स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एनटीए एग्ज़ाम 2021 के लिए प्रश्नों की सीरीज़ नंबर 3 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और आज का मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से जल भंडार का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? जिसके 4 ऑप्शन है, लोथल, कालीबंगा, बनावली और चन्नूथड़ो। तो पुरातात्विक अध्ययन से यह पता चला है कि लोथल में पूर्वकालिक विकसित बंदरगाह प्राप्त हुए थे। और चूँकि बंदरगाह नदियों के किनारे या फिर ऐसे स्थान पे पाए जाते थे जहाँ पानी की प्रचुरता हो, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महेंद्र लाल सरकार, क्योंकि जेसी बोस ने जो है कैस्कोग्राफ की खोज की थी। महेंद्र नाथ शाह ने सन 1920 में थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन की खोज की थी। और होमी भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम जो हुआ था वो उसकी शुरुआत की थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र लाल सरकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आपका इसमें 4 ऑप्शन है, 1 इंडिका, 2 ऋग्वेद, 3 अर्थशास्त्र और चौथा त्रिपिटक दिया है। तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है। फिर आता है त्रिपिटक, ठीक है। सबसे पहले जो है ऋग्वेद की रचना होती है, फिर आता है त्रिपिटक और जस्ट इसके बाद अर्थशास्त्र लिखी जाती है और सबसे लास्ट में इंडिका लिखी गई है। ये कहाँ आ रहा है? 2, 4, 3, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ जो है शहर दिया हुआ है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सबसे पहले आपका आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, ठीक है। रावी नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा बसा हुआ है। घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कालीबंगन। जब आप मैप उठा के देखेंगे तो कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और सतलज के किनारे जो है रोपड़ बसा हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखिए इसमें दिया हुआ है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 हो गया, ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 हो जाएगा और डी का ए का हो जाएगा 2, ठीक है, बी का हो जाएगा आपका ये 4, बी का 4 हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो इसका जो राइट आंसर आपका है डी का हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर डी का हो जाएगा आपका 3। फिर से मिलाते हैं इसको, कि मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ। तो इसको फिर से मिलाते हैं एक बार फिर से। इसमें देखिए सिंधु नदी जो है वो मोहनजोदड़ो के पास है,
मतलब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। रावी नदी के तट पर आपका बसा है हड़प्पा। ठीक है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा आपका बसा हो गया, तो बी का हो गया 4। अब सी, घग्गर नदी के तट पर जो है कालीबंगा बसा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा सी का 1। और सतलज जो है ये आपका रोपड़ के किनारे जो है, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, तो डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में पंचजन्य किसे कहा गया है, जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आर्यों की 5 जनजातियां, ऑप्शन बी है अनार्यों की 5 जनजातियां, ऑप्शन सी है एक गांव के 5 मुखिया, और ऑप्शन डी है 5 गांव का मुखिया। तो ऋग्वेद में जो है पंचजन्य शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्यों की 5 जातियां। और ऋग्वेद के अनुसार जो आर्य के 5 कबीले थे जिनको जन बोला जाता था, इन्हीं जन को जनजातियों के नाम से उद्धृत किया गया है। ये 5 कबीले कौन कौन से थे? अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु। इन 5 कबीलों के अधिपतियों को जनपति कहा गया था, और इन्हीं 5 कबीलों को पंचजन्य कहा गया है। तो ऋग्वेद में पंचजन्य शब्द जो है आर्यों की 5 जातियों के लिए लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है प्रश्न संख्या 6। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है, जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और ऑप्शन डी है 7। तो आपको बता दूं कि कृषि, उर्दर, धान्य और वृष्टि, इन 4 कारणों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है, कितने कारणों का? 4 कारणों का। वो 4 कारण कौन कौन से थे? वो 4 कारण कौन कौन से थे? तो कृषि, उर्दर, धान्य और वृष्टि, ये 4 कारण थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था, जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कुजुल कदफिसेस, ऑप्शन बी है भीम कदफिसेस, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले जो है भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला जो शासक था वो भीम कदफिसेस था। इसके बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं। सोने के साथ साथ तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, और इसके सिक्कों पर ही शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीम कदफिसेस। ठीक है। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत पर एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था, जिसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी खारवेल और ऑप्शन डी गोंडोफर्निस। तो आपको बता दूं संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला जो शासक था वह था रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन ने जो है पहला काव्य के रूप में इस अभिलेख का जो है अभिलेख को लिखवाया था, और इसी अभिलेख में मौर्य काल में जो सुदर्शन झील बना हुआ था उसकी मरम्मत का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार पहला संस्कृत में एक विस्तृत लेख जारी करने वाला जो शासक था वह था रुद्रदामन। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है। भुक्ति
इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए प्रांत, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी नगर परिषद और ऑप्शन डी जो है वो है ग्राम। तो इसके 4 ऑप्शनों में से आपको बता दूं, सबसे पहले भुक्ति क्या होता था। भुक्ति जो है गुप्त काल में प्रांत को अवन या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक जो होते थे उनको दांडिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति जो है राजा द्वारा की जाती थी। तो आप समझ ही गए होंगे, इस उल्लेख में ये मिलता है कि जो है प्रांत को ही भुक्ति कहा गया है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रांत। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है मीर खुर्द और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शम्स ए सिराज अफीफ। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो हैं वो कौन है, शम्स ए सिराज अफीफ। यह जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक, चूँकि ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे तो इन्होंने ही शम्स ए सिराज अफीफ को लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विदेशी क्षेत्र, मुखिया का क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र या जमींदार का क्षेत्र। अब यहाँ कंफ्यूज होने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि विलायत ऐसे हम लोग कहते हैं कि अरे ये विदेशी विलायती है, विदेशी है, लेकिन सूफी शब्दावली में जो विलायत शब्द है वह उसका अर्थ एक निजी आध्यात्मिक क्षेत्र से है, जहाँ पर जो सूफी संत होते थे ना वो आराधना करते थे। ठीक है, अपनी साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते थे और जहाँ पे ये रहते थे सूफी संत उनको खानकाह कहा गया है। लेकिन विलायत शब्द जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आध्यात्मिक क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 पूछता है कि तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर शब्द हो गया है, यहाँ जहांगीर होना चाहिए, जहांगीर द्वारा दिए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था किससे। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके साम्राज्य में शराबबंदी, ऑप्शन बी है जागीरदारों का क्षेत्र, ऑप्शन सी है राज्य की बीमार जनता के खर्च पर इलाज और ऑप्शन डी है घर के किसी के घर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा ज़बरदस्ती अधिकार जमाने से रोकने के लिए। तो जहांगीर जब मतलब शासक बना तो उसने क्या किया कि जो बीमार जनता थी उनकी चिकित्सा की व्यवस्था उसने कराई। ठीक है, तो इसके 10वां अध्यादेश जो था इसका, यह क्या था कि राज्य की बीमार जनता राज्य के खर्च पर इलाज की सुविधा पाए। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य की बीमार जनता, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली साम्राज्य में जामा मस्जिद की नींव किसने डाली। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सम्राट शाहजहां, ऑप्शन बी है महाबत खान, ऑप्शन सी है इस्लाम खान और ऑप्शन डी है
सम्राट औरंगजेब। तो आपको बताऊं, जामा मस्जिद की नींव जो है शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 को रखी थी, जिसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ। और यह मस्जिद पूर्णतया लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है और यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इसके चारों तरफ 4-4 मंजिला मीनारे हैं। तो इसका निर्माण मतलब किसने करवाया था, इसके निर्माण के लिए नींव किसने रखी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्राट शाहजहां ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। अमीन के पद का सृजन किसने किया? जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीन के पद का सृजन जो है शाहजहां ने किया था। अमीन के पद का सृजन किसने किया था? शाहजहां ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक परगना में जो राजस्व निर्धारण की समस्या थी उसके लिए एक अमीन रखा जाता था और यही जो है परगने का मुख्य अधिकारी, सिकदार नहीं, मुख्य अधिकारी तो ये नहीं होता था। विदित है कि सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि परगने का खजांची फौजदार होता था। ठीक है, ये केवल राजस्व के निर्धारण की व्यवस्था के लिए अमीन की नियुक्ति की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है कालीकट, ऑप्शन बी है बरोच, ऑप्शन सी है कोचीन और ऑप्शन डी है माहे। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी बरोच। ठीक है, कालीकट भी व्यापार, यहाँ भी व्यापार करते थे, कोचीन में भी करते थे और माहे में भी करते थे, लेकिन बरोच में नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरोच। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या सुजाउद्दीन। तो आपको बता दूं कि बक्सर यानी बिहार में मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था। ठीक है, जबकि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना था और उसके काल में कोठरी की घटना, सिराजुद्दौला के काल में ही एक घटना घटी थी जिसे कोठरी की घटना कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर कासिम। यही बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था। अब आपका अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1781, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1786 और ऑप्शन डी हो जाएगा 1788। तो इसका जो राइट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां प्रश्न है, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की
अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ हुई थी? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है बजबज और ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो जो ये प्रश्न है, कामागाटू मारू जहाज़ पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ जो भिड़ंत हुई थी, वह हुई थी कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको बता दूं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वह हुई थी सन 1950 में। ठीक है, 15 मार्च सन 1950 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, नियति के भेंट, नियति के साथ भेंट किसे इंगित करता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है संसद में नेहरू का उद्घाटन भाषण, बी है 15 अगस्त 1947 का समारोह मनाना, या फिर भारत की स्वाधीनता या स्वतंत्रता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नियति का भेंट, नियति के साथ भेंट जो शब्द है वह जो है स्वतंत्रता और स्वाधीनता को इंगित करता है, क्योंकि पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को भारत की नीति के साथ भेंट से संबोधित करके जो है अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, जिसे सुनकर लोग इतने रोमांचित हो जाते हैं कि जो है वो तुरंत जो है उसको सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस समय जो बालक सो रहे थे वह भी जो है उठकर इसे सुनने लगे कि अब 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा भारत नियति के साथ भेंट कर रहा है, यानी स्वतंत्रता मना रहा है। तो यह जो है किसको इंगित करता है? भारत की स्वतंत्रता या स्वाधीनता। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमने 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई थी, जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, विश्लेषण करके प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपको हमारे प्रश्न के सीरीज में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ आप कमेंट के साथ हमें ज़रूर सूचित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।